Okay. Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel, Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology educator, and today we are going to discuss another important topic for your CBSE board exam, that is assisted reproductive technology. ठीक है ना, assisted reproductive technology को हम ART बोलते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में ART बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा, इसके अंदर वो सारे मेडिकल प्रोसीजर इंक्लूड हैं, ART के अंदर वो सारे मेडिकल प्रोसीजर इंक्लूड है जिनसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी की जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्या-क्या कुछ एग एग के साथ में कुछ मैनिपुलेशन करके या फिर स्पर्म्स के साथ में या फिर एम्ब्रियोज के साथ में, ठीक है ना किसी तरीके से फाइनल जो गोल है वो प्रेगनेंसी को अचीव करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम इस प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जितने भी मेडिकल प्रोसीजर हैं वो सारे हम ART के अंदर पढ़ते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। इसके सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, ART के सिग्निफिकेंस क्या-क्या होंगे, जैसे कि ऐसे कुछ कपल्स जो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी से परेशान है, ऐसे कपल्स जो इनफर्टिलिटी से परेशान है या फिर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, या फिर ऐसे इंडिविजुअल जो मेडिकल असिस्टेंस की हेल्प से प्रेगनेंसी चाहते हो, ठीक है ना, तो वही वो सभी किसको टारगेट कर सकते हैं, ART को, ठीक है ना, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को। इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो पहले पे IVF, ठीक है ना, IVF। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ ICSI, ICSI, ठीक है ना। थर्ड वन इज ZIFT, ZIFT। फोर्थ है हमारा GIFT, ठीक है ना, GIFT। और फिफ्थ पे है IUI। देखो बेटा, ये सारी टेक्नोलॉजी हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को हम सभी को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब इनको हम एक-एक करके देखते हैं कि इनमें क्या-क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, इनकी फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में इनके डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ZIFT से क्या मतलब है, GIFT से क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो हम एक-एक करके यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF की फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, मतलब कि हम इन विट्रो यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशन में यानी कि लेबोरेटरी के अंदर लेबोरेटरी के अंदर हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो स्पर्म्स हैं, ठीक है ना, जो स्पर्म्स हैं और एग है, उनको कलेक्ट करके लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में इनको फर्टिलाइज किया जाएगा, ठीक है ना, इनको फर्टिलाइज किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फर्टिलाइज होने के बाद में इनसे क्या बनेगा बेटा, इनसे जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। नेचुरली फर्टिलाइज होंगे, नॉर्मली एग और स्पर्म्स को एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है ना, और उनको नेचुरली फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और उनसे फिर हमें जाइगोट मिलेगा, ठीक है ना। उस जाइगोट को मल्टीप्लाई होने देते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होने देते हैं और उससे एम्ब्रियो फॉर्म होने देते हैं, ठीक है ना। अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जो होती है, ठीक है ना, उस अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को फिर यूट्रस के अंदर, ठीक है ना, कहाँ इसे एम्ब्रियोज को, इन एम्ब्रियो को फिर कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस के अंदर, ठीक है ना, यूट्रस के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। वहां पे इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। और उसके लगभग 2 वीक के बाद, ठीक है ना, उसके 2 वीक के बाद फिर हम टेस्ट कर लेते हैं, जो हमारा नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो हम वो प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, सबसे पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में एम्ब्रियो कल्चर करते हैं, फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर कहीं-कहीं पे ईटी भी लिखा रहता है, ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर लगभग 2 वीक के बाद में 15 डेज के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट किट की हेल्प से, ठीक है। तो उस ये हो गया हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना। देखो बेटा, सेकंड वाला ICSI, ICSI, ICSI में क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म्स इंजेक्शन। देखो, जो हमने IVF में किया था, IVF में हमने क्या किया, IVF के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो स्पर्म्स हैं, ठीक है ना, स्पर्म्स और एग को हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया है, ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फिल कर दिया, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। और उसको हम नेचुरली फर्टिलाइज्ड होने देते हैं, ठीक है ना, नेचुरली फर्टिलाइज होने देते हैं। बट यहाँ पे ICSI में हम क्या कर रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम यहाँ पर अगर किसी एक सिंगल स्पर्म को लेते हैं, ठीक है ना, और उसे एग के अंदर, जो एग है, ठीक है ना, उसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन की हेल्प से, ठीक है ना, इंजेक्शन की हेल्प से इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्ट स्पर्म्स को एग के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म्स इंजेक्शन,
ठीक है? यहाँ पे मोस्टली उन पेशेंट को रखा जाता है, उन कपल्स को रखा जाता है जिनका स्पर्म्स काउंट बहुत कम होता है। एक तो स्पर्म्स का काउंट बहुत कम होता है, ठीक है ना? बहुत कम होता है और दूसरा अगर स्पर्म्स मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है ना? स्पर्म्स अगर अच्छे से मोटाइल नहीं है, तो हमें ICSI करना पड़ता है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म्स इंजेक्शन। बाकी पूरा प्रोसीजर IVF जैसा सेम रहता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन करवाया है, वो एग में डायरेक्ट इंजेक्ट करके स्पर्म्स को इंजेक्ट किया है डायरेक्टली और आईवीएफ में हमने स्पर्म्स और एग को एक साथ इकट्ठा किया और उसको नेचुरली फर्टिलाइज होने दिया, ठीक है? उसके बाद में अब हम थर्ड टेक्निक पे चलते हैं। थर्ड टेक्निक में क्या होता है बेटा? गैमिट। थर्ड वाला क्या है हमारा? गैमिट गैमिट फेलो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या हो रहा है? गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में गैमिट्स यानी कि गैमिट्स हमारे क्या हैं? स्पर्म्स एंड एग, ठीक है ना? इन्हीं को हम गैमेट्स बोलते हैं। ये हमारा मेल गैमेट है और एग हमारा फीमेल गैमेट है, ठीक है ना? अब जो गैमेट है, इन गैमेट्स को डायरेक्टली अगर हम फेलोपियन में ट्रांसफर कर दे विद द हेल्प ऑफ कैथेटर, ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ कैथेटर अगर हम स्पर्म्स और एग को ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना? डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं और फेलोपियन ट्यूब में इनको नेचुरली फर्टिलाइज्ड करने देते हैं, ठीक है ना? मतलब पूरा प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ गैमेट को ट्रांसफर कर दिया। गैमेट को मतलब कि बेसिकली देखो इसमें गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होगा बेटा? नॉर्मली हमने क्या किया है? स्पर्म्स और एग, ठीक है ना? यानी कि गैमेट्स को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? डायरेक्टली या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है और वहां पर हम नेचुरली इनको फर्टिलाइज्ड होने दे रहे हैं। जो बाकी प्रोसीजर बिल्कुल नेचुरल होता है इन नेचुरल प्रेगनेंसी, तो वो सारा फॉलो होगा, ठीक है? फेलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला वाला रीजन होता है वहां पर दोनों गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, ठीक है ना? और फर्टिलाइज होने के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो जाके फिर यूट्रस में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ठीक है ना? नॉर्मल बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में जो प्रेगनेंसी होती है, बाकी सब वैसे ही होगा, ठीक है? उसके बाद में फोर्थ है हमारा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना? यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं जाइगोट को, यहाँ पर गैमिट को ट्रांसफर किया था, ठीक है ना? GIFT, जी से मतलब बेटा यहाँ पे गैमिट है, ठीक है ना? यहाँ पर गैमिट को ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में और जीआईएफटी में ट्रांसफर किया जा रहा है जाइगोट को, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा? नेचुरली यहाँ पर भी हम एग और स्पर्म्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? और उनको कलेक्ट करके एक पेट्री प्लेट में या एक टेस्ट ट्यूब में उनको फर्टिलाइज होने देंगे और जैसे ही फर्टिलाइज होते ही जैसे जाइगोट बनता है, ठीक है ना? जैसे ही जाइगोट बनता है, अब इस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना? अब फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट डिवाइड होता है, ये सिंगल सेल स्टेज है, ठीक है ना? यहाँ से 2 सेल स्टेज आएगी, फिर 4 सेल स्टेज आएगी, इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या होता है? इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन जिसको IUI बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें बेटा क्या हो रहा है? नॉर्मली जो सीमन है, ठीक है ना? सीमन देखो बेटा इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है? इंसेमिनेशन में हम क्या करेंगे? सीमेन कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? उससे हम इसको सीमेन को वॉश करेंगे, ठीक है ना? वॉश करेंगे और यहाँ से जितने भी हेल्दी स्पर्म्स हो गए, हेल्दी और कंसंट्रेटेड स्पर्म सॉल्यूशन, हेल्दी उसमें हमारा जो भी वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद में जो हमारे कंसंट्रेटेड स्पर्म्स होंगे, कंसंट्रेटेड स्पर्म्स को हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना? उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना? बट यूट्रस में ऐसा नहीं कि रैंडमली ट्रांसफर कर देंगे, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है ना? जब फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन चल रहा होगा, ठीक है ना? उस टाइम पर ओव्यूलेशन के टाइम पर कंसंट्रेटेड स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना? इस प्रोसीजर को बोलते हैं इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है? देखो अब हम यहाँ पर कुछ इसके रिस्क देख लेते हैं, ठीक है ना? मतलब हमारी ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ रिस्क देख लेते हैं। रिस्क क्या है? यहाँ पर मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम ड्यू टू एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन, मतलब कि डॉक्टर्स के द्वारा बहुत ज्यादा हार्मोनल टैबलेट्स इंजेक्ट की जाती हैं बॉडी में, ठीक है ना? जिससे एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है, जिससे फिर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बनता है, ठीक है ना? उसके बाद में इंक्रीज चांस ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब कि बहुत कम होता है, मिनिमल रिस्क होता है, बट ये भी एक चांस है कि बच्चे के अंदर कुछ बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं। एथिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि यूज ऑफ सरप्लस एम्ब्रियोज, मतलब कि यहाँ पर एम्ब्रियोज का काफी यूज किया जाता है स्टोरेज में, डोनेशन में, डिस्ट्रक्शंस में, ठीक है ना? लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सैरोगेसी को लेकर, काफी सारे
इश्यूज आते हैं सैरोगेसी को लेकर, ट्रेडिशनल सैरोगेसी होती है और कुछ नॉर्मल सैरोगेसी होती है, ठीक है ना। लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सैरोगेसी को लेके। उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ एआरटी प्रोसीजर, मतलब कि ये कोई एक ऐसी नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि कोई भी नॉर्मल बंदा जाके और एआरटी करवा सकता है। काफी हाई कॉस्ट होती है इसकी बेटा, ठीक है ना। तो ये सारे इसके कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, कुछ रिस्क आते हैं। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड hit the bell icon so that you will receive the notification of my next video. Okay, thank you. Bye bye.